हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है। पॉलिटिकल साइंस में वह स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली बुक पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से राष्ट्र निर्माण की चुनौती को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ जब मैंने ये आप लोगों को लेसन पढ़ा दिया, अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ लिया तो इसके बाद आपके एग्जाम से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसका आंसर ना दे पाओ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी जैसी ही बुक को ओपन करेंगे फर्स्ट लेसन तो आपके सामने ये तस्वीर दिखाई देगी। तो मैं आपको बता दूं ये तस्वीर आप लोग थोड़ा जूम आउट करूंगा मैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख पाओगे कि ये तस्वीर कब की है। तो ये तस्वीर आप देखोगे नीचे डायरेक्टली दिखाया गया है, ये जब भारत आज़ाद हुआ कलकत्ता में ये तस्वीर ली गई। आप देख सकते हो कलकत्ता में 1947 में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारत और पाकिस्तान के झंडे फहराते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत में से बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जिन्हें भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाना था। और ऐसे ही बहुत सारे देश में हम देखते हैं पाकिस्तान में ऐसे हिंदू थे जिन्हें पाकिस्तान छोड़कर भारत आना था। तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे इलाके रहे जहाँ पर दंगे हुए, उसमें से कलकत्ता एक इलाका है। और वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे ना हो उसके लिए पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है दोनों देशों का झंडा एक साथ फहराया गया ताकि जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर लोगों के दिमाग में ये मैसेज आ सके कि यहाँ पर हम एक साथ शांति और एक दूसरे के सहयोग की बात करते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शहरों में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़कर इन लोगों ने ये चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को बयां किया है। यानी गश्त करने का मतलब होता है जो उस समय जो ट्रक आर्मी के या फिर उस समय के जो भी हमारे पास में आर्मी थी उनकी जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक चल रहे थे, कहीं हिंसा हो रही तो उसको रोक दे, इस तरीके से जो गश्त कर रहे थे, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उस जगह पर यहाँ पर दिखाया गया कि इस पे चढ़कर लोगों के दिमाग में ये लोग यही मैसेज देना चाहते थे कि हमें जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दुख है तो वहाँ पर लोगों के मन में खुशी भी है कि किस बात से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक साथ आप सभी को दिखाया जा रहा है कि वो शांति चाहते हैं। तो इस डायग्राम को देखकर आपके दिमाग में ये क्लियर तो हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इस लेसन में, इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। ये चैप्टर का नाम भी राष्ट्र निर्माण की चुनौती आपने पढ़ा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती एकता और अखंडता की थी। आप सभी को देश यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौती में 3 चुनौतियों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहली चुनौती है एकता के सूत्र में बांधना या एकता स्थापित करना। दूसरे नंबर पे चुनौती पे आ जाता है आप सभी का लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका तेज गति से विकास करना। तो इस लेसन में सबसे डिटेल से यही चर्चा की गई है कि किस प्रकार से एकता भारत में स्थापित की गई। जैसे आप सेकंड लेसन पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये पढ़ना होगा कि भारत के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हुआ। और जैसे आप अनदर नेक्स्ट लेसन पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पढ़ना होगा कि किस प्रकार से भारत में तेज गति से विकास किया गया। तो यहाँ पर ये अध्याय हमें स्टार्टिंग में इन तीनों विषयों के बारे में बताएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तीनों लेसन पढ़ लेंगे तो ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स जो थी हमारे सामने, इन सभी चुनौतियों को भी आसानी से समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जब हमें आज़ादी मिली तो देश के किन इलाकों का बंटवारा हुआ, बंटवारे का क्या कारण था और बंटवारे के बाद जो परिणाम निकले जिसमें बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी, हिंसाएं हुई, बहुत से लोगों को विस्थापित किया गया। और साथ ही साथ भारत में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं, इस बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जैसे भारत के अंदर कितनी देसी रियासत थी, तो 565 देसी रियासतें थी। तो इन 565 देसी रियासतों को भारतीय संघ में किस प्रकार से शामिल किया गया। और अगर ये भारत में 565 देसी रियासतें शामिल नहीं होती तो हमारे देश के लिए किस प्रकार एक समस्या बन सकती थी।
तो आपको ये भी समझने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। और तीसरी बात अगर हम कहें तो देश के विभिन्न इलाकों में अगर हम देखें बहुत सारी विविधता थी, ना केवल भाषाई विविधता, लोगों की संस्कृति, लोगों का कल्चर, लोगों का रहन सहन, लोगों के राष्ट्रीय हित, लोगों की पहचान, ये सब अलग अलग होने के बाद भी भारत किन कठिनाइयों से एक हो पाया और भारत आज हमें ऐसा देखने को मिलता है। बाकी आगे के जो 2 लेसन होंगे उसमें हम लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और उसके बाद में जो आपका अगला लेसन होगा यानी लेसन नंबर 3, उसके अंदर हम देखेंगे कि भारत ने किस प्रकार से तेज गति से विकास करने की बात कही, यानी उस लेसन में हम इसको चर्चा करेंगे। यहाँ पर लेसन स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात, आपसे पहला क्वेश्चन चैप्टर के नाम से स्टार्ट हो सकता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत में, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भाई भारत, स्वतंत्र भारत के सामने, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत के सामने या भारत के समक्ष, ऐसे भी लिखा आ सकता है, या तो समक्ष लिखा आएगा या सामने लिखा आएगा। कौन कौन सी चुनौती थी, कौन कौन सी चुनौती थी और उन चुनौतियों को किस प्रकार से हल किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के सामने आप उत्तर दोगे 3 चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती बताएं तो हम कि भाई एकता स्थापित करना, एकता स्थापित करना पहली चुनौती। दूसरी चुनौती की बात करें तो लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना, और कहीं पर आप ऐसा भी देख सकते हो एकता के सूत्र में पिरोना, एकता स्थापित करना ऐसे, या एकता के सूत्र में रखना, इस तरीके से आपको मिलेगा। तीसरा अगर हम बात करें तो तेज गति से आर्थिक विकास करना। ये 3 चुनौती हमारे सामने थी स्वतंत्र भारत के, ये 3 चुनौती थी। आप सभी को याद रखना है, इन तीनों चुनौतियों को 3 लेसन में बिल्कुल डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे बनता है पेपर में, आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, या फिर आपसे बनेगा ट्रुथ विथ डेस्टिनी से आप क्या समझते हो, इसे आप बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप इसका उत्तर सिंपली फॉर्म में आप ऐसे बताएंगे कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत कब आज़ाद हुआ, पहला क्वेश्चन ये भी आपके से एक बन सकता है। तो भारत 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ, और भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो उस समय के, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू जी, ये स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के विशेष सत्र को, ये वही संविधान सभा है जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि 9 दिसंबर 1946 में, वैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, 1946 में क्या हुआ था, इसकी पहली बैठक हुई थी। क्योंकि आप देखोगे 1946 में इसकी पहली बैठक हो गई, इसीलिए संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट हो चुका था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, और उनका जो ये भाषण है, यानी जो भी उन्होंने संबोधित किया, जैसा लाजवाब भाषण आज हमें मोदी जी भी देते हैं, वैसा ही भाषण उन्होंने कुछ अपने उस संविधान सभा के सदस्यों को दिया था। और उस भाषण को ही अगर हम कहें तो भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित या ट्रुथ विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वाला क्वेश्चन। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री कौन थे, आपसे विदेश मंत्री, विदेश या फिर प्रधानमंत्री दोनों के बारे में पूछे तो ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों पद जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद संभाले थे। तो आप सभी ने देखा भारत को आज़ादी कब मिल गई, भारत को आज़ादी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कुछ समस्याएं देखने को मिली। सबसे पहली बात तो भारत में आज़ादी जब मिली तो भारत उस समय बहुत कठिन परिस्थितियों में था। दूसरी बात, भाई भारत जिन हालात में आज़ाद हुआ शायद ही कोई मुल्क वैसे हालात में था, क्योंकि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो भारत के क्या हो गए, उस समय भारत उस समय ब्रिटिश इंडिया नाम से जाना जाता था। आप सभी को याद रखना है, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब इसे ब्रिटिश इंडिया नाम क्यों दिया, क्योंकि इंडिया तो कहते थे ब्रिटिश,
और ब्रिटिश का शासन था, इसीलिए इसे ब्रिटिश इंडिया कहता था। तो ब्रिटिश इंडिया को बेसिकली हम देखें तो आज़ादी के बाद में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। एक हमारा भारत यानी इंडिया, दूसरे नंबर पे आप सभी का क्या बना, पाकिस्तान। अब आप बोलोगे दूसरे नंबर पे आप बोलोगे पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान को भी 2 भागों में बांटा गया था, आप सभी को ध्यान रखना है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक आप सभी का पश्चिमी पाकिस्तान। और उसी समय आप सभी को ध्यान रखना है, एक थे आपके देसी रियासतें, जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। देसी रियासतें यहाँ पर आ नहीं पाया तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से, देसी रियासतें। ये देसी रियासतें इन 3 वर्गों में बांटा गया। आप बोलोगे हमें भारत और पाकिस्तान का तो पता था, लेकिन ये देसी रियासतें क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का ये कहना था कि हमने बहुत से रजवाड़ों को, बहुत से राजाओं को हराया है, और जिस प्रकार का भारत आज हमारे सामने है, हमने उस प्रकार का भारत उस समय एकदम से शासन में नहीं पाया था। हमने बहुत से राजाओं को हराया एक के बाद एक, और उसके बाद हम इस प्रकार से पूरे भारत पर शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि जब भारत को आज़ादी दी जाएगी तो साथ ही साथ में उन देसी रियासतों को भी आज़ादी दी जाएगी। अब ये इनकी इच्छा है, चाहे तो वो भारत के साथ जुड़े, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, या तो अपना अलग देश बनाए, इन पे कोई भी दबाव नहीं डालेगा। तो भारत के लिए सबसे पहली चुनौती ये थी कि एक तो देश का बंटवारा हो गया, बंटवारे की वजह से बहुत सारी हिंसाएं भी हुई। आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, चाहे वो गदर हो, चाहे वो मिल्खा सिंह जी की मूवी हो, तो उसमें आपने देखा 1947 का जो ईयर था, ये बहुत ज़्यादा हिंसा का विस्थापन, मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को भेजा जाता है। बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए, बहुत सारे हिंदू सिख जो है पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए। तो ये एक त्रासदी का काल रहा, ये पूरा त्रासदी का समय रहा, और इस समय बहुत ज़्यादा स्थिति हमारे देश की बहुत ज़्यादा खराब थी। और उस समय अगर हम देखें तो हमारा देश के जितने भी नेता थे, उन सभी का ध्यान केवल इस ओर ही केंद्रित था कि किस तरीके से हम 2 मुल्क के बीच में सहयोग स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। ये डायग्राम कब का है, ये सबसे पहला 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे से क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाई भाषण दिया था। आप ये जमा मस्जिद भी देख सकते हो, यहाँ पर से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एक टेंडेंसी बन गई कि भाई लाल किले से ही हम कहेंगे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला भाषण दिया था, झंडा फहराया था, स्वतंत्र भारत के सामने संबोधन प्रस्तुत किया था। तो ये परंपरा आज भी है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ का आउटलेट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखेगा डायरेक्टली एंड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड इंडिया, ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल का मतलब अंग्रेजों का जो शासन था 200 वर्षों का, वो भारत में क्या हो गया, अब एंड हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई हमें यहाँ पर क्या मिले, इंडिपेंडेंट हुए हम यहाँ पर। और इंडिपेंडेंट भी किस प्रकार से हुए, तो आप देखोगे ये आगे हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि भाई कैसे यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, उसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चर्चा का विषय नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 3 चुनौती थी। कितनी चुनौती थी, आप सभी को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौती थी। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहली चुनौती क्या थी, और तत्कालीन चुनौती, आपसे पेपर में आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के सामने तत्कालीन चुनौती क्या थी। तो सबसे पहली और तत्कालीन चुनौती ये थी एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि भारत आप सभी को पता है आज भी पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी 7वां बड़ा देश है। और उस समय भारत में एकता स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत में पहली बात तो बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद में हिंसाएं भड़क गई, और हिंसाएं भड़कने के बाद में भी हम देखते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधता होने की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा भेदभाव भी था। अकाल की स्थिति उस समय बनी रहती थी, क्योंकि सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं थी, लोग अच्छा कृषि नहीं कर पाते थे, तो जो कुछ अमीर लोग थे उन्हीं के अधीन रहकर काम करते थे। और ये डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कल्चर, संस्कृति, धर्म अलग अलग था, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो भारत इतना ज़्यादा विविधता वाला देश था कि उसे एकजुट करना बहुत ही ज़्यादा असंभव था, आप ये भी कह सकते हो। देश का जब विभाजन हुआ तो उस समय भाई लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद भारत जो है भविष्य में कभी जैसा एक अखंड या फिर संगठित भारत बनना चाहता है,
वैसा शायद कभी बन ही नहीं पाएगा, ऐसा भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे उस समय। लेकिन हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के सामने जो पहली चुनौती थी एकता स्थापित करने की, वो रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पर केवल उन 3 चुनौतियों को बताया गया है और इन 3 चुनौती को किस प्रकार से समाधान किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आगे पढ़ेंगे इसी लेसन के अंदर। इसके अंदर हमें एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि भाई भारत के जो भी नेता थे उस समय के, उन सभी के सामने ये था कि भाई भारत को एकता के सूत्र में बांधना है। सबसे पहली बात, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता है इसको कैसे हासिल किया जाए, ये भारत के लिए काफी चैलेंजिंग था। अगर हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, हमारे सामने जो दूसरी समस्या थी वो थी लोकतंत्र स्थापित करना या लोकतंत्र कायम करने की। क्योंकि आपने पता है कि संविधान निर्माण का जो कार्य आजादी से पहले ही स्टार्ट हो गया था और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन सभी का कहना था कि भाई भारत एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करेगा जहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों को गारंटी दी जाएगी, भारत का एक संविधान होगा और वहां के लोगों के पास अपने अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए एक न्यायपालिका बनाई जाएगी। और ये सारी की सारी व्यवस्था केवल ऐसे देशों में ही होती है जहां पर लोकतंत्र होता है। तो भारत में भी क्या कहा गया, भारत में कहा गया कि भाई भारत में एक ऐसी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी, भारत में एक ऐसी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी जो कि लोकतांत्रिक आधार पर उनके सदस्यों का चुनाव होगा और वो जो भी जनता लोकतंत्र के आधार पर चुनी जाएगी वो जनता के ऊपर क्या करेगी, शासन करेगी, वो जनता के हिसाब से कानून बनाएगी। तो ये दूसरी चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि भारत एक कितना बड़ा विविधता वाला देश था, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो किस प्रकार से इस डिस्क्रिमिनेशन को हम समाप्त करें और लोगों के बीच में हम सहयोग कैसे स्थापित करें, ये काफी बड़ा हमारे लिए चुनौती था। अगर हम तीसरी चुनौती की बात करें तो ये थी विकास करने की, क्योंकि हमारे देश में उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, हमारा देश आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गया था और पाकिस्तान के साथ जैसे ही हमारा बंटवारा हुआ तो हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज थी वो पाकिस्तान के अंदर भी चली गई। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सरकार ऐसी पॉलिसीज को बनाए जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो। तो हमारी सरकार के सामने एक चुनौती ये भी थी कि किस प्रकार से हम अपने पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाए, किस प्रकार से हम अपने सिटीजन्स को खुश रखें। तो यहाँ पर हमने देखा कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, डीपीएसपी के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाएगी, क्योंकि वो जनता के हित के लिए यहाँ पर संगठित होकर किए गए हैं। हमने देखा आपसे पेपर में क्वेश्चन भी बार बार आता है कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी 3 चुनौती थी, वर्णन करें। तो हमने देखा स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौती थी, इन सभी चुनौती के बारे में हमने वर्णन किया। यहाँ पर क्योंकि हम केवल उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, हम केवल उन प्रोस्पेक्टिव या उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये आप 3 डाक टिकटों को देख पा रहे हो, ये 3 डाक टिकट कब की है, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रथम गणतंत्र दिवस यानी भारत का जब रिपब्लिक डे पहली बार 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसे इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया, लागू किया गया या इसे रिलीज किया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर डेट भी आपसे भी के लिए मेंशन है क्लियरली। अगर पेपर में आ जाए तो परेशान मत होना, इस डेट को देख के ही आपके दिमाग में ये मैसेज बिल्कुल टर्क करना चाहिए कि ये तो डाक टिकटें हैं और ये सबसे पहले जब भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसके बाद इसको लागू किया गया था, इसे चलाया गया था। तो साथ ही साथ में हमने देखा डाक टिकटों के बारे में जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपसे बनेगा, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो ये कौन है, ये खूबसूरत शख्स जो आपको दिख रहे हैं थोड़े से, तो ये थोड़े से ही बोलूंगा क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोहम्मद अली जिन्ना है और ये कहाँ के थे, पाकिस्तान। जिस तरीके से गांधी जी की फोटो इंडिया में छपती है ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इनका कद उसी प्रकार का है अपने देश में। तो इन्होंने यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी थी और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि ये मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। तो अकेले ये नहीं थे, लेकिन उनके प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे, जिनका कहना था कि भाई मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए, नहीं तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हिंदू ज़्यादा संख्या में और वो हम पर अत्याचार करें, देश में हिंसाएं हों। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग देश सेपरेटली बना देना चाहिए। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया। अगर नहीं पता चला है तो बाकी हम आगे भी डिस्कस इसको धीरे धीरे करते रहेंगे।
यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आज जो है हम विभाजन जो वास है इसके बारे में पेज नंबर 8 जो है हमारा, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि ये पार्ट 1 है, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी पार्ट वाइज मैं आप लोगों को वीडियो इसी प्रकार से देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें।